इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसके क्रम में अभी हम 2020 के क्वेश्चंस देख रहे हैं और उसमें भी हमने 31 क्वेश्चंस तक 2020 वाला देख लिया था। आज उसके आगे की क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जो है उसको दबाना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करके जो हमारा बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की वीडियो का। कह रहे हैं कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि हमारे भारत देश में दो ऐसे मतलब कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो कि क्या है, आइलैंड हैं। कौन कौन से? तो एक तो है अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप। अगर आप अपने इंडिया मैप मतलब कि ये तो कुछ ज़्यादा ही वीआईपी बन गया। सपोज दैट अगर हम अपने भारत का जो दक्षिण भारत वाला है वो मैप बनाएं तो आपको पता है कि ये हमारा दक्षिण भारत का मैप है, ठीक है। अब मुझे मैप इतना अच्छा बनाना आता है। तो आप देखिए इस साइड आपको क्या मिलेगा, इस साइड आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, ये है अरेबियन सी। और इस साइड क्या है, इस साइड आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा। क्या मिलेगा? बे ऑफ बंगाल। और एकदम साउथ में आपको क्या मिलेगा, इंडियन ओशन, ठीक है। तो आपको जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है उधर क्या मिलेगा, उधर आपको देखने को मिलेगा कि हमारा एक द्वीपीय यूनियन टेरिटरी है जिसको हम क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार। तो इस तरह से आपको एक श्रृंखला मिलेगी अंडमान निकोबार की। वहीं इधर आपको जो है मतलब कि एक और मतलब श्रृंखला मिलेगी जो कि प्रवाल द्वीप मतलब कि प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीप है और उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लक्षद्वीप, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें कुछ जनजातियां पाई जाती हैं। वो एक जनजातीय क्षेत्र है, यानी कि वहाँ पे जो निवास करने वाली जनजातियां हैं उनमें आपको बताना है कि कौन वहाँ की मूल निवासी नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए, हालचू, रेंगमा, ओंजे, शोम्पेन, ठीक है। तो शोम्पेन तो है, हालचू भी है, ओंजे भी है, लेकिन आप देखिए जो रेंगमा है वो नहीं है, ठीक है। तो रेंगमा कहाँ की है अभी आप उसको व्याख्या में देखेंगे। और इसके साथ साथ वहाँ पे सेंटलीज नामक की जनजाति पाई जाती है, ठीक है। चलिए तो भारत का अंडमान निकोबार में आपको जारवा, ओंजे, शोम्पेन, सेंटलीज, हालचू यानी कि निकोबारी ये सारी जनजातियां मिल जाएंगी। रेंगमा कहाँ की है? तो ये नागालैंड में पाई जाने वाली एक जनजाति है। चलिए आगे देखेंगे खनिज शक्ति संसाधन और उद्योग व्यापार से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमारे पास असरसन रीजन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो ठीक कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और हमारे पास मतलब कूट वगैरह वही दिए हुए हैं कि ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरे में कह रहे हैं ए आर सही है किंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है कि ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए अभी जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, अब आप देखेंगे कि ये वाला जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है एग्जामिनर्स के द्वारा। क्या किया जा रहा है, पता चल रहा है कि ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये वाला ऑप्शन आपको हो सकता है डी पे मिल जाए या सी पे मिल जाए। मतलब जिस क्रम में आपको ये चीज़ें लिखी हुई कि पहले में यही होगा, दूसरे में नहीं है होगा, तीसरे में ए आर सही मतलब ए सही है आर गलत है ये होगा। तो ये वाला पैटर्न अब फॉलो नहीं किया जा रहा है। जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये ज़रूर देख लें कि जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो कौन से ऑप्शन में दिया है, ठीक है। चलिए तो आप देखिए इसका जो सही उत्तर है वो डी वाला हो जाएगा, यानी ए वाला कथन तो सही है लेकिन आर वाला गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो अहमदाबाद है वो कपास उत्पादक क्षेत्र के आसपास है, इस वजह से उसको कोई कपास की समस्या नहीं हो रही, नहीं कच्चे माल की समस्या नहीं हो रही, तो ये बात गलत है। तो आप देखिए अहमदाबाद जो है वो सूती वस्त्र उद्योग में मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। महाराष्ट्र में भारत का 38% कपड़ा और 30% सूत तैयार किया जाता है। मे बी ये जो आंकड़े हैं ना वो मतलब टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो नए आंकड़ों को जो इकोनॉमी वाला होता है ना उसमें देखने को आपको मिलता है। और यहाँ पे मिल वगैरह भी अभी तक तो जो आंकड़े इसमें लिखे हैं वो 119 है। मुंबई को सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र होने के कारण कपास का विराट नगर माना जाता है, ठीक है। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा ही पूछा जा सकता है। गुजरात और महाराष्ट्र में आर्द्र जलवायु होने के कारण वस्त्र उद्योग के ये अनुकूल है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं, तो ये बात गलत है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन।
देखिए एक साइड ना आपको मतलब कि मिनरल दिया हुआ है, दूसरी साइड उत्खनन सिटी। अगर इस बार का जो आर का एग्जाम हुआ उसमें आपने देखा होगा तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, कोल से संबंधित वो क्वेश्चन था, ठीक है। और इसमें तो अलग अलग जो है मतलब खनिज दिए हुए हैं, उसमें तो कोल उत्पादक जो मतलब स्टेट्स हैं उसमें जो जगह हैं उनके नाम दिए हुए थे मैच करने के लिए। चलिए, तो कॉपर को कह रहे हैं चित्रदुर्ग, लौह है इसको कह रहे हैं बल्लारी, मैग्नीज भिलवाड़ा, और फिर उसके बाद बॉक्साइट कह रहे हैं कटनी, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उन्हें भी देख लीजिए। और ऑप्शंस कौन सा है, तो एक सेकेंड, हाँ दिख तो रहा है। ऑप्शंस में देखिए एक ऑप्शन है कि पहला और दूसरा, दूसरे में है दूसरा और तीसरा, तीसरे में देखिए पहला और तीसरा, चौथे में है दूसरा और चौथा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो देखिए कॉपर, कॉपर यानी कि तांबा जो है वो चित्रदुर्ग से निकलता है, ये बात ठीक है, ठीक है। लौह है इसको कह रहे हैं बल्लारी, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको। मैग्नीज भिलवाड़ा से निकलता है, ये ठीक है। बॉक्साइट कटनी, तो ये नहीं होगा। हमसे सही उत्तर का चुनाव करना है तो सी वाला हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा सही है, बाकी दोनों गलत है। यहाँ पे इसको आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए तांबा का उत्खनन राजस्थान में, तो राजस्थान जो है वो तांबा के लिए बहुत फेमस है, स्पेशली उसका वो रीजन जिसको हम खेतड़ी कहते हैं, ठीक है। खेतड़ी, झुंझुनू आदि स्थानों से होता है, कहाँ से, राजस्थान के। वहीं अगर मैग्नीज के उत्खनन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा से होता है। जो चित्रदुर्ग है और बेल्लारी है ये कर्नाटका का रीजन है, और यहाँ से लौह अयस्क जो है वो उत्खनन किया जाता है। मध्य प्रदेश का जो है कटनी, और यहाँ से मतलब कि मध्य प्रदेश के कटनी, कोरापुट और बोलंगीर जो कि उड़ीसा का है, यहाँ से आपको बॉक्साइट का उत्पादन मिलेगा। भीलवाड़ा जो है वो तांबा के जो है खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रहा है हमारा, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हम देखेंगे। पहला क्या है, जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित नहीं। इस बार भी आपने देखे ठंडी और गर्म जलधारा से क्वेश्चन पूछ लिया था आरओ ने, कई सालों से ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, इस बार उसको रिपीट किया है। ऑप्शन देखिए कि कौन सा कह रहे हैं कि हिंद महासागर से मतलब कि संबंधित नहीं। तो हिंद महासागर में तो 2-4 धाराएं हैं ही, इनको तो जरूर याद कर लीजिए। फ्लोरिडा, कैनरी, कैनरी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एकदम कंफर्म है। क्यूराइल भी नहीं है। अगुलहास लेकिन है। अब देखिए जो अगुलहास की जलधारा है ये आपको हिंद ओशन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसका जो है आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। तो महासागरीय धाराएं, पहले तो ये जानिए कि 2 तरह की जलधाराएं होती हैं, एक तो ठंडी और दूसरी गर्म। जो हमारे ओशंस हैं, जो मतलब जैसे पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक हो गया, इन सब में आपको जो जलधाराएं हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि जो महासागरीय धाराएं हैं ये महासागरों में नदी प्रवाह के समान होती हैं। एक निश्चित दिशा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो मतलब जो धाराएं हैं, जलधाराएं हैं, महासागरीय जलधाराएं, उनकी दिशा जो है निश्चित होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो यूं यूं नागिन की चाल चल रही, नहीं, उनकी एक मतलब कि दिशा तय है, उसी तय दिशा में ही वो चलती हैं। तो इनकी दिशा निश्चित होती है और बहुत अधिक दूरी तक जल के एक राशि के प्रवाह में वो बहती रहती है, ठीक है। यानी कि एक ही तरह से वो बहुत दूर तक जो है चलती रहती हैं। आगे देखिए, अगुलहास कैसी धारा है, तो ये देख रही है कि एक गर्म जल धारा है, कहाँ पे निकलती है मतलब कहाँ बहती है, तो ये हिंद ओशन में बहती है। आगे देखिए, कनारी जो है फ्लोरिडा, कनारी तो ठंडी जलधारा भी है। फ्लोरिडा धारा, अटलांटिक महासागर और क्यूराइल, ये सभी ना प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं, ठीक है। इस बार जो पूछा गया था वो अटलांटिक के साथ पूछी गई थी। चलिए आगे देखिए, एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। एक साइड उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया हुआ है, दूसरी साइड कंट्री। 1-2 साल हो गए हैं इससे भी क्वेश्चन नहीं आया है पीसीएस में भी इस बार आ जाए, तो इन लोगों को भी थोड़ा देख के रहिए, मतलब रखिएगा। चलिए देखिए मैच करेंगे। सबसे पहले कुछ पता हो या ना पता हो, हम सबको ये ज़रूर पता होता है कि जो विली विली है वो ऑस्ट्रेलिया का, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे तो ये हमेशा ही कंफर्म रहता है कि विली विली ऑस्ट्रेलिया का है। तो सबसे पहले इसी को मैच करके देख लेंगे कि डी का 1 किस में है। और आप देखिए डी के 1 से 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का विली विली है। हरिकेन तो यूएस में कहा जाता है, तो बी का 4 कहाँ पे है, इन दोनों को तो अब देखना नहीं है। बी का 4 देखिए ऑप्शन बी में, ठीक है। टाइफून देखिए 2 होता है, एक टाइफून एक टाइफू। टाइफू जो है ना वो जापान का है, और टाइफून कहाँ का है, तो ये चाइना का हो जाएगा। बचा हमारे पास क्या, वैगुओ, और ये फिलीपींस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं सॉरी,
ये क्वेश्चन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से बना हुआ है। कह रहे हैं कि मलेशिया में जो किंटा घाटी है, तो पहले तो यही पता होना चाहिए किंटा घाटी कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा मलेशिया में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये तो सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन पहले ये जानना आवश्यक होता है कि आखिर ये है कहाँ पे। तो आपको देखिए मलेशिया में दिया गया है कि किंटा घाटी है, और वो आपको बताना है मतलब काहे चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए रबर उत्पादन के लिए, तो चाय उत्पादन के लिए, टिन या फिर कहवा उत्पादन के लिए, तो आप देखिए इसका उत्तर हो जाएगा टिन प्रोडक्शन, ऑप्शन सी। तो जो मलेशिया है ये एशिया महाद्वीप में है, ये भी जाने रही है कि मलेशिया जो है वो एशियन कंट्री है, और ये देश रबर उत्पादन, टिन उत्पादन के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। यहाँ विश्व का 25% टिन का उत्पादन होता है। अधिकांशतः टिन का उत्पादन किंटा घाटी में इपोत और ताइपिंग क्षेत्रों से होता है। तो ये दोनों नाम भी जाने रहिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक साइड कंट्री है, दूसरी साइड ना लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, इंडिया के भीतर देख लिए, अब चलिए वर्ल्ड का जो है वर्ल्ड टूर पे आपको ले चलना है। तो चलिए देखिए कंट्री का नाम दिया हुआ है और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। आपको देखना है कि कौन सा रॉन्ग है, और उसके बाद जो रॉन्ग होगा वही फिर OMR में आप टिक करिएगा। चलिए कजाकिस्तान कई बार पूछा जा चुका है। कजाकिस्तान का क्षेत्र है कारागंडा, एकदम रट लीजिए, कई बार पूछा गया। ये क्रिवाय रॉक भी कई बार पूछा गया है, आप देखिएगा उत्तर मतलब कि 2023 वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया था स्टेटमेंट में। ठीक है, अभी जैसे ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ मिलाने में पूछी गई है ना, वही सारे मतलब कि क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में भी दे देते हैं। और जब कई सारे स्टेटमेंट दे देते हैं तो क्वेश्चन, अरे यार बड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन आया था, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, तो इस तरह की चीज़ें फिर एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद समझ आती हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से देखने चाहिए। ठीक है, पता चला यही वाला पॉइंट था, हमने इस तरह से सॉल्व किया है, उसके बाद ये चाहे स्टेटमेंट में दे दें या किसी और चीज़ में दे दें, कैसे भी दे दें हम लोग उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए जर्मनी का कह रहे हैं नॉर्मंडी, जबकि ये जर्मनी का नॉर्मंडी नहीं है और फ्रांस का पायरेनीज है, ये तो समझ लीजिए आप सभी समझ जाएंगे। तो आप देखिए जो कजाकिस्तान का है वो कारागंडा एकदम ठीक है, उत्तर इसका सी वाला हो जाएगा। जो नॉर्मंडी है इसको ध्यान से देख लीजिए, फ्रांस का है, उसमें जर्मनी का दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। मेरे ख्याल से आप सबने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि जो वहाँ मतलब कि भूमध्य सागरीय प्रदेश है ना, वहाँ पे जो है जो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, उस जलवायु में खट्टे और रसीले फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। तो भूमध्य सागर या रूम सागर के आसपास विकसित जलवायु क्या कहलाती है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु कहलाती है। इसका जो विस्तार है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाया जाता है। मेन पॉइंट पहले तो यही जानिए कि भूमध्य रेखा क्या है। हमने कई बार अपने इन्हीं वीडियोस में बताया हुआ है कि जो हमारी पृथ्वी है उसको बहुत सारी काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है, और जो सबसे पहली काल्पनिक रेखा है वो है 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। और ये हमारी धरती को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, एक तो है नदर्न हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फीयर, और दूसरा है सदर्न यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यही जो 0 डिग्री है ना, इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। आगे आप जाएंगे तो उत्तर में आपको एक 23.5 डिग्री उत्तर में मिलेगी, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। उससे ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री, जिसे हम लोग आर्कटिक कहते हैं, आर्कटिक वृत्त। और उससे भी ऊपर जाएगा मतलब अपन लोग जाएंगे तो 90 डिग्री पे, तो वो हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। वैसे ही जब दक्षिण में आएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण वाले को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिण वाले को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, और जब एकदम लास्ट में आ जाइएगा 90 डिग्री दक्षिण में, उससे हम लोग जो है दक्षिणी ध्रुव कह देते हैं। ठीक है, तो वही आपसे कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर, तो ये भूमध्य रेखा है, इसके दोनों ओर इधर वाला यानी उत्तर में और दक्षिण में दोनों ओर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो 23.5 डिग्री पे तो आपको वही मिल रहा था मतलब कि कर्क और मकर रेखा, तो उसके ऊपर की बात ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, मतलब ऐसा नहीं है कि पूर्वी साइड, पश्चिम साइड में आपको ये जो जलवायु है वो मिलती है। ठीक है, आगे देखिए कि भूमध्य सागरीय जलवायु में जीरोफाइट प्रकार के पौधे अधिक पाए जाते हैं। तो ये ध्यान से देखिएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश में कैसे पौधे पाए जाते हैं, तो जीरोफाइट प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। जबकि भूमध्य सागरीय प्रदेश रसीले फलों के जो उत्पादन है उसके लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें मिलेंगी, संतरा मिल जाएगा, नींबू मिलेगा, अंगूर है, जैतून, अंजीर, ये सारी चीज़ें। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये एक
अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का जो पोस्टमार्सबर्ग है ना, उसका समीपवर्ती क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है, किस खनिज का उत्पादक है। चलिए ऑप्शंस देखिए, यूरेनियम, बॉक्साइट, अभ्रक या फिर मैग्नीज। तो ये हो जाएगा अपना मैग्नीज, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का जो पोस्टमार्सबर्ग है और उसके जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, एमजी कहा जाता है ना। चलिए अब हम लोग जो ह्यूमन ज्योग्राफी और मैपिंग है उससे क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको देख लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, डार्लिंग। तो कौन से डार्लिंग अपनी वाली नहीं। तो मर्ले डार्लिंग आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, नदियां हैं मर्ले डार्लिंग, ठीक है। तो टीचर से जो है मतलब चिढ़ाने के लिए कहते हैं डार्लिंग मरे, तो वही है मर्ले डार्लिंग, ठीक है। चलिए कह रहे हैं कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है, ठीक है, बताना है। उत्तर पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट या फिर दक्षिण पश्चिम तट। तो ये हो जाएगा अपना साउथ वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिमी तट पर आपको डार्लिंग श्रृंखला जो है मिलेगी। और ये दक्षिणी पश्चिमी तट कौन सा हो जाएगा, तो आप सबको तो रीजनिंग में आप लोगों ने ये जो दिशाएं हैं उनको ज़रूर पढ़ा होगा। इन दिशाओं में आप देखिए, दिशा दूरी के क्वेश्चन हमारी रीजनिंग में बहुत पूछा जाता है। तो ये जो दिशाएं हैं इनको आप देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर वाला नॉर्थ है और लास्ट वाला मतलब नीचे वाला साउथ है। और इन दोनों के मध्य में जो कोण बनते हैं उन्हीं को हम कहते हैं, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। और ये क्या है, ये साउथ ईस्ट है। ये क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट है। और वहीं इसकी बात करें तो ये क्या है, ये साउथ वेस्ट है। तो ईस्ट साइड मिलता है डार्लिंग श्रृंखला, ठीक है। साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर के गुजरती है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे अपने भारत देश के मध्य से कौन सी रेखा होकर के गुजरती है, आप लोगों को ने पढ़ा जरूर होगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत देश के मध्य से होकर के गुजरती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो बहुत ज़्यादा मतलब पूछा भी जाता है और हम लोगों ने रट के भी रखा हुआ है, मित्र पर गमछा झार, याद है कि नहीं आपको। जो कर्क रेखा से रिलेटेड, यानी कर्क रेखा जिन स्टेट से होकर के गुजरती है उससे वो रिलेटेड मतलब ट्रिक्स है, मित्र पर गमछा झाड़। तो वैसे ही आप ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा। मकर रेखा को भी हमने क्या बताया, 23.5 डिग्री दक्षिणी, ठीक है। आगे देखिए, इस महाद्वीप के पूर्वी तट पर आपको क्या मिलेगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत है स्थित है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो जो 11 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था, जो कैंसिल हो गया था आरओ वाला एग्जाम, उसमें पूछा गया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसका जो लंबाई वगैरह है वो भी पूछ लिया गया था, तो इसको भी देख लीजिएगा, 2500 किलोमीटर से ज़्यादा भी है। आगे देखिए, जबकि इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर आपको डार्लिंग श्रृंखला जो है वो मिल जाएगी। चलिए आगे देखिए, और अगले क्वेश्चन में आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए देख लेंगे, एक साइड एथनिक ग्रुप दिया है, दूसरी साइड कंट्रीज दी हुए हैं, ठीक है। क्या क्या है, यहूदी, टेडा और बेजा लुर, ठीक है। तो कुछ पता है कि नहीं, कुछ पता हो या ना पता हो, जो ज्यूज हैं यानी यहूदी है, ये तो हम सबको पता होना ही चाहिए। तो बस ये हमको पता है, इससे देखते हैं क्या इससे क्वेश्चन बन रहा है। यहूदी का इजराइल, ठीक है, तो इजराइल यहूदियों का ही है। ए का 4, और सबसे बड़ी बात कि इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नहीं होता तो कुछ और करेंगे। तो यहूदी का हमने देखा क्या है, यहूदी का इजराइल है। तो यहूदी का हमने इजराइल देखा, उसके बाद कुछ तो पता होना चाहिए ना, जैसे टेडा। टेडा मेरे ख्याल से मुझे हल्का हल्का सा याद आ रहा है कि टेडा जो है वो इजिप्ट का हो जाना चाहिए। मैच करके देख लेते हैं। बी का अगर 1 हम लोग देखें तो बी का 1 आपको 2 जगह मिल रहा है। मतलब सोचिए कि कभी कभी ना क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि 2 ऑप्शन आ रहे हैं, उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और वही क्वेश्चन यहाँ भी हो रहा है। अब चलिए देख लेते हैं लुर और बेजा। तो उसके बाद देखेंगे, मुझे लगता है गलत हो गया, फिर से देखते हैं, ठीक है। यहूदी का देखिए इजराइल है, तो ये तो एकदम ठीक है, ठीक है। टेडा जो है ना, ये दरअसल इजिप्ट का नहीं होगा, ये लीबिया का होना चाहिए, ठीक है। टेडा जो है वो लीबिया का है। और अगर इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ए का 4 आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है, मतलब यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ 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 मिल रहा है। टेडा का लीबिया हो जाएगा, तो बी का 3 देखिए केवल यहाँ मिल रहा है। अगर ये वाला पता होता तो फिर ज़्यादा जो है दिमाग नहीं लगाना पड़ता हम लोगों को। टेडा पता है, वो तमिलनाडु में एक टोडा मतलब करके जनजाति पाई जाती है ना, मैं उसी से बार बार कंफ्यूज हो रही थी। फिलहाल के लिए
टेढ़ा जो है वो लीबिया का है। अन्य देखेंगे बेजा जो है ये कहाँ का है, ये मिस्र का है। वही लुर देखिए तो ईरान का है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, मतलब एथनिक जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में एक ही बार आज तक में क्वेश्चन पूछा गया एथनिक ग्रुप्स का, तो बस मतलब जनजातियाँ बहुत पूछी जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, पहुंचे तो पहले हम लोग क्वेश्चन के पास। हाँ देखिए, कैपिटल और कंट्री, तो ये भी एक क्वेश्चन आपको दिला के ही जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है कैपिटल और कंट्री से क्वेश्चन। तो चलिए देख लेंगे। और पूछा गया था उसमें भी, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आरओ इस बार जो हुआ है री एग्ज़ाम, उसमें नहीं, उसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। चलिए मैच करेंगे। हमसे पूछे दरअसल कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मैच नहीं करना है। मोरक्को का रबात ठीक ही है, ट्यूनीसिया का ट्यूनिस दिख ही रहा है, अल्जीरिया का अल्जीयर्स, अब इतना इजी नहीं पूछना चाहिए था, इतना तो सब समझ जाते हैं। केप वर्दे का बमाको नहीं होगा। ठीक है, तो केप वर्दे का बमाको ना होकर के क्या हो जाएगा ये जानिए, तो ये हो जाएगा प्राय। ठीक है, तो प्रिय मत समझ लीजिएगा या प्रिय करके याद रख लीजिए, केप वर्दे का प्रिय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हालांकि ये प्राय है। आगे देखिए, भूमध्य रेखा से कौन सा जो देश है जिससे भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा भाई 0 डिग्री की बात हो रही है। गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा। मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसको, मतलब कि कहाँ से गुजरती है, कितनी कंट्रीज से। फिलहाल के लिए काम भर का बन जाता है। चलिए फिलहाल के लिए इसका उत्तर देखिए, हमसे कह रहे हैं कहाँ से नहीं गुजरती है, तो तीसरा और चौथा यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि कहाँ से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा जो कि मतलब 0 डिग्री है, ये पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, कहीं पे खींचा उचा नहीं गया है, माना गया है, सब चीज़ें मानी जाती हैं वैसे, जो पृथ्वी को 2 समान भागों में डिवाइड करती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आगे देखिए, भूमध्य रेखा किन देशों से होकर के गुजरती है, उनका नाम, तो मैप में अगर देखिएगा तभी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, वैसे नहीं समझ आता। ठीक है, और इसका कोई ट्रिक्स वगैरह भी नहीं है, हमने कई बार इसका ट्रिक्स वगैरह खोजने का प्रयास किया, खोजा भी, पर मज़ा नहीं आया ट्रिक्स में एग्जैक्टली। चलिए देखते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे प्रिंसी, गैबोन, कांगो गणराज्य, जायरे, और उसके बाद युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। ठीक है, तो ये जो है मतलब कि वो कंट्रीज़ हैं जहाँ से भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है। आप जाकर के इसको मैप में देखिए तभी चीज़ें समझ आएंगी, नहीं तो फिर नहीं आती। अब हम लोग पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन देखेंगे। इस बार आर ने तो 7-8 क्वेश्चन भर के एकदम पूछ लिया जनसंख्या और नगरीकरण से। क्या करें प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की जो TFR है ना वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो 2.1 होनी चाहिए। ये तो बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन है। अभी का आप मुझे बताइए, अभी का क्या हो गया, क्योंकि अभी आप देखिए कि 2.1 से कम हो गया है अपने भारत देश का TFR। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन। तो ये पुराना आंकड़ा है, वर्तमान का जो आंकड़ा निकल के आया है हाल में, उसमें आप देखिए TFR जो है ना वो 2.1 से कम हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए कि उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख के नगर बने थे। और ये जो TFR है ना, SRS का डाटा, TFR, ये मतलब कि SRS का जो डाटा है वो हम लोगों ने जो मतलब घटना चक्र की दृष्टि वाली मैगजीन आती है उसमें कवर किया हुआ था। उसमें चीज़ें जो है जो बताई गई थी वो सब हमने उसमें देखा था। आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, PCS के एग्ज़ाम के लिए भी हमने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर कराई हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो जो बचा खुचा है उसको भी कंप्लीट करा देंगे। तो बहुत कम लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, इसी वजह से मैंने फिर उसको काफ़ी सारे सेगमेंट्स उसके छोड़ दिए, लेकिन काफ़ी सारे सेगमेंट्स उसमें हमने कवर भी करवाए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे गेम वाला छोड़ दिया था, इंट्रैक्शन की बात होती है ना, अब जैसे बहुत लगातार आप परिश्रम करो और उसका जो परिणाम है वो शून्य मिले तो फिर मतलब धीरे धीरे मनोबल डाउन हो जाता है। तो उस पर मतलब लोगों ने उतना ज़्यादा अच्छा अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर मनोबल हमारा भी नहीं रहा, क्योंकि उसको रिकॉर्ड करने में अपने आप में ही एक मतलब बड़ा काम था। और उस टाइम पे गर्मी बहुत भयानक, हम लोगों की शायद मतलब सुबह 7 बजे लाइट जाती है, रात को 8 बजे लाइट आती है, सॉरी 7 बजे नहीं जा रही, आजकल 11 बजे जा रही है और रात को 8 बजे आ रही है। ये तो हम लोगों के गाँव की हालत है। तो मुश्किल होता है ना, गर्मी में आप रिकॉर्ड करो उसके बाद भी लोग कम इंटरेक्ट करें, तो इस वजह से मैंने उसको बंद कर दिया था। लेकिन आप लोग चाहें तो उसमें जो सेगमेंट्स हमने कवर किए हैं उसको देख सकते हैं। और चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे वही पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कानपुर और लखनऊ जो है वो 10 लाख ही जो नगर है वो कब बने थे। ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है।
1951 61 61 71 या फिर 71 81 या फिर 81 91, तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन सी वाला, यानी कि 1971 में, ठीक है, और 1981 में। तो ध्यान रखिएगा, कानपुर जो है वो 1971 में बना और 1981 में लखनऊ जो है वो 10 लाखी नगर बन गया। 10 लाखी नगर मतलब उनके यहाँ की जो जनसंख्या है वो 10 लाख को पार कर गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है हमारा भारतीय संविधान से क्वेश्चन आ गया है, हमारा फेवरेट सेगमेंट है ये। तो चलिए देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। पहला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? पंचायती राज, मतलब मोस्ट फेवरेट टॉपिक है सारे आयोगों का, ठीक है। कह रहे हैं कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 1000 बार हम लोग इसको देख चुके हैं कि हमारे संविधान का जो भाग 9 है उसमें पंचायती राज से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ना जो ऑप्शंस होते हैं उसमें एक ऐसा ऑप्शन रहेगा और दूसरा ऑप्शन ऐसा रहेगा। पता चला फ्लो में बहुत खुश हो गया कि एकदम इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसके बजाय इसको टिक करके आ गए तो भैया नंबर वह कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, रोमन अंक जो है उस पर मतलब वहाँ कन्फ्यूज़ मत होइएगा। भाग 9 में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए। तो जो अन्य भाग हैं उनको भी देख लीजिए। भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 का में आपको नगर पालिकाएँ हैं। पंचायतों को कब जो है संवैधानिक दर्जा वगैरह मिला है वो सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला। इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। ये डेट ऑलरेडी हमारे PCS एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। वहीं आप देखिए जो मतलब कि अगला है 74वां संविधान संशोधन 1992 का, वो भी है, ये नगर पालिका से संबंधित है। भाग 6 में आपको राज्य सरकारों के बारे में जो प्रावधान है वो देखने को मिलेगा। इसी में आपको राज्य का राज्यपाल भी पढ़ना रहता है, इसी में आपको राज्य का जो उच्च न्यायालय है ये सब भी पढ़ने को मिल जाता है, और राज्य का जो विधानसभा है मतलब विधानसभा विधान परिषद हर एक चीज़ आपको इसी राज्य वाले में देखने को मिल जाता है। फिर भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान में USA से प्रेरित होकर के लिया गया, ठीक है। साथ में आप इसके आर्टिकल्स की बात करेंगे तो इसका आर्टिकल जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक? नहीं बाबू, वो तो DPSP है। तो ये कहाँ तक है? ये आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक। और आगे देखिए भाग 4 है, ये मतलब कि क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में भी हमने कई बार बताया है कि हमारा जब संविधान मतलब बन करके लागू हुआ उस टाइम पे ये मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे। ये एक संविधान संशोधन होता है, कौन सा? जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसमें ये ऐड किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ये वाली डेट 2024 के UPPCS प्रीलिम्स में पूछी गई थी, ठीक है। तो उसमें संविधान संशोधन एक साइड दिया गया था, दूसरी साइड ईयर दिया हुआ था, मैच करने को था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो 1992 93 इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। कई बार आयोग ने इसको 93 जो है मतलब कि माना है, क्योंकि लागू करने की जो तिथि है वो 93 है, लेकिन इसमें जोड़ने की बात कर रहे हैं तो जोड़ने की जो बात है वो 1992 हो जाएगी, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 में ही लाया गया था, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, क्यों दिमाग खराब करते हैं वो तो वही जाने हैं। मतलब दोनों ऑप्शन नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से, बस और कोई बात नहीं है। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में जो पंचायती राज्य और नगर पालिका है ना, उसको आप देखिए तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में ऐड किया गया था। और ये जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अथवा तृतीय तल के नाम से संबोधित किया जाता है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए हमारे आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल 263 कई बार पूछा जा चुका है, तो चलिए देख लेंगे क्या कह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। रॉन्ग हमें बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। पहला क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। दूसरा है वित्त आयोग, मतलब बहुत बार ये पूछा जा चुका है, 280। तीसरा है प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना वो आर्टिकल 315 दिया गया है, तो बस यही वाला गलत हो जाएगा। तो चलिए देख लेंगे अगर ये गलत है तो क्या होना चाहिए इसका। तो चलिए देख लेते हैं आखिरकार ये क्यों गलत है। तो चलिए देखिए व्याख्या में आपको पता चलेगा कि जो अंतर्राज्यीय परिषद है ये तो अनुच्छेद 263 में ही है। वित्त आयोग 280 में है, एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। वित्त आयोग की संरचना वगैरह भी पूछा जा चुका है तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का के अंतर्गत है। जो ऑप्शन 4 है ना इतना कन्फ्यूजिंग है कि मतलब हम लोग समझ ही नहीं सकते कि सच में
यही होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, जो अनुच्छेद 315 है ना, वो केवल संघ लोक सेवा आयोग की बात नहीं करता है, वो क्या बात करता है, वो राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग यानी दोनों की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसी वजह से गलत है। आगे देखिए, अब देखिए फिर से पार्ट से संबंधित आ गया है, तो 2-4 पार्ट तो हम लोग ऊपर ही देख के आ गए हैं। तो स्टेट्स वाला हमने देखा था, भाग 6 एकदम ठीक है। मूल कर्तव्य हमने देखा था 4A में है, एकदम ठीक है। भारत का महान्यायवादी, और ये कौन सा है, एक सेकंड कह रहे हैं, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, ये वाला क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था। और ये क्या लिखा हुआ है, 10/4/14 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है भाग 14। तो इसमें गलत क्या है, बस वही सी वाला गलत हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कौन सा भाग दिया है, 13, तो भाग 13 में ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनका जो वर्णन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो मूल कर्तव्य हमने यहाँ देखा, राज्य की जो परिभाषा है यानी राज्य के बारे में ये यहाँ पे बताया गया, इस भाग में राज्य की परिभाषा यही बताई गई है। राज्य की परिभाषा तो आपको 2 अनुच्छेदों में बताई गई है, एक अनुच्छेद 12 और एक अनुच्छेद 36। ठीक है, और यहाँ देखिए भारत राज्य के भीतर व्यापार समागम और वाणिज्य की जो बात है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, वो आपको भाग 13 में देखने को मिलता है। वही संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं वो है भाग 14 में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और भारत के महान्यायवादी का जो वर्णन है वो आपको अनुच्छेद 76 में देखने को मिलेगा, और अनुच्छेद 76 हमारे भाग 5 के भीतर आ जाता है। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन से है, कहना है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतर और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। और दूसरा कह रहे हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। फिर आपके पास वही जो है आपको कूट वगैरह दिए गए हैं, तो उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, उसकी व्याख्या वगैरह भी ये कर ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता के तत्व जो है ये आपको मूर्त रूप से देखने को मिलेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियाँ हैं जैसे आधुनिक शैली, संत शैली और परंपरागत शैली। ठीक है, तो ये 3 शैलियाँ आपको मिलेंगी। वास्तव में जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है वो काफ़ी प्राचीन है। ठीक है, जैसे वैशाली जो है उसको आपने देखा होगा ना, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो गण मतलब वैशाली में जो गण था उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो पहला गणतंत्र था। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो मतलब अगर अंग्रेज ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था लाई है, तो भैया उनको ये मतलब कि दिखाने लायक है कि पहले से देखो, पहले से ही था, तुम कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे कि तुम हमारे यहाँ लाए। हाँ, बीच में जो है चीज़ें थोड़ा बिगड़ गई थी। आगे देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा गया। हाँ, क्वासी फेडरल इसको कहा गया है। किसने कहा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे देखिए भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। बातें दोनों एकदम ठीक है, लेकिन इस वजह से थोड़े ना उसको अर्ध संघ कहा जाता है, तो ये बात गलत हो जाएगी, मतलब व्याख्या नहीं करेगा, बाकी स्टेटमेंट दोनों ही अपने आप में सही है, तो ऑप्शन 20 का ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत का जो संविधान है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की तरह परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान है। ठीक है, और इसमें एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं हैं, जैसे केंद्र के पक्ष में शक्तियों का संतुलन है। इसी कारण ये देखिए किसने कहा है, केसी वियर ने कहा है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। एक साइड कथन दिए हुए से, दूसरी साइड जो है क्या कहा गया उनके द्वारा ये दिया गया था। तो इन्होंने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा। ठीक है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, ये बात एकदम ठीक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनसे ना आर्टिकल्स वगैरह थोड़ा पूछे जाते हैं, तो इनके आर्टिकल्स एक बार जरूर देख लीजिएगा। अभी हमने उस दिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन सब से रिलेटेड एक यूट्यूब पर वीडियो बनाया हुआ है, MCQ का, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। बनाया तो उसको UPSSC पेट के लिए है, लेकिन देख कोई भी सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा थोड़ी ना है कि उनके लिए स्पेशल कुछ बन जाएगा। हाँ, पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, बाकी क्वेश्चन तो वही बनेंगे। आगे देखिए कह रहे हैं कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। उस जो स्टार्टिंग में देखिए संविधान सभा वाला चैप्टर है ना लक्ष्मीकांत में, उसमें बहुत सारी डेट्स हैं जो हमारे काम के हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको आपको देखना पड़ेगा, देखना चाहिए भी। तो देख लीजिए कब ये अपनाया गया था। ऑप्शन देखिए कि 22 जनवरी 1950 नहीं, 24 जनवरी 1950 नहीं, 22 जुलाई 1947, बस ये ठीक हो जाएगा कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इसे अपनाने के बाद 15 अगस्त 1947 को ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज बन गया था। ठीक, चलिए अब प्रियम्बल और संघराज क्षेत्र इन सबसे जो क्वेश्चन बन रहा है उन्हें देखिए। क्या कह रहे हैं आपसे,
कह रहे हैं निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो नए राज्यों का गठन, तो हाँ एकदम ईजी है, ये साधारण से वैसे हो जाता है। राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, तो हाँ राज्य का क्षेत्र परिवर्तन कर सकते हैं, उसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 इसके तहत होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि बनाकर यानी कानून के द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिला करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। समझ रहे हैं कितना टफ लग रहा है, मैं बताती हूँ एकदम ईजी लगेगा। जैसे सपोज दैट संसद चाह रही है कि हमारा जो यूपी है, ठीक है, यूपी और बिहार का कुछ हिस्सा मिला करके एक नया जो है स्टेट ही बना दिया जाए। तो यूपी का कुछ हिस्सा लिया, बिहार का कुछ हिस्सा लिया, इसको काट करके एक नया जो है स्टेट बना दिया। ठीक, तो इसके लिए क्या संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है? नहीं, जो हमारा अनुच्छेद 3 है उसके तहत हो जाएगा आराम से। ठीक है, या फिर यूपी की जो है सीमा को चेंज करना है, ठीक है, यूपी का कुछ बॉर्डर है जो बिहार वाले में दे देना है, तो उसके लिए भी कोई संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 राज्यों को मिला करके, मतलब 2 राज्य की कुछ सीमाओं को मिला करके एक नया राज्य बना दें, या राज्य की सीमाओं को घटा दें, या राज्य की सीमा को बढ़ा दें, इन सबको अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है। उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं। और ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 4 में। ठीक है, चलिए और आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का जो प्रवेश या स्थापना है इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद वह है जो नागरिकता से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जैसे आप पार्ट्स याद करेंगे, जैसे भाग 1 याद किए, भाग 2 याद किए, तो इन सब में ना आर्टिकल्स बगल में याद करने पड़ते हैं। जैसे भाग 1 में आप देखिए अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, वैसे ही जब आप भाग 2 याद करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है, फिर भाग 3 आप देखिए 12 से 35 तक है। फिर आप भाग 4 जब याद करेंगे 36 से 51 तक है। तो बस इतना ही याद रखिए, आगे के भी मतलब जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन याद रहे तो अच्छी बात है। फिलहाल के लिए इनको देखिए कि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो, तो भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? आर्टिकल 5 से 11 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कहाँ पे है विकल्प इसका। ऑप्शन सी में है। कहाँ पे है? ऑप्शन सी में। ठीक है, तो संविधान का भाग 2, इसमें आप देखिए अनुच्छेद 5 से 11, इसमें नागरिकता के बारे में जो चर्चा है वो की गई है, और इस संबंध में स्थायी जो मतलब कि उपबंध है वो नहीं है। ठीक, ये सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। नागरिकता अधिनियम 1955 में जो है वो पारित किया गया था। चलिए आगे देखिए, फिर से जो है आर्टिकल से संबंधित, और ये डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं। डीपीएसपी के आर्टिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल 36 से 51 तक एकदम रट्टा मार लीजिए। अनुच्छेद 39A को कह रहे हैं मतलब समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, पंचायती राज का जो गठन है ये तो एकदम ठीक है, पहला वाला ठीक। दूसरा भी 44 में, 44 को तो याद रख लीजिएगा, ट्रिक से मैंने याद किया, आप भी याद कर लीजिए। 44 यानी 4 समान है, और इसमें है क्या? समान नागरिक संहिता। ठीक है, 48 को देखिए, कह रहे हैं कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, और जबकि ये 48 में नहीं है, ये कहाँ पे है? अनुच्छेद 50 या 51 कहाँ पे है? 50 में है मेरे ख्याल से ना। देखिए मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। 50 में ही है, कंफ्यूज भले थे पर ठीक बता रहे थे। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 48 में नहीं 50 में है, मतलब कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। 51 में तो शायद वो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों से संबंधित मतलब क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखिए, अनुच्छेद 39 क्या कहता है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 40 कई बार देख चुके हम लोग कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात है। 44 में समान नागरिक संहिता, ठीक है, और 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अनुच्छेद 48A में क्या है और कब उसको ऐड किया गया था। 50 में देखिए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण दिया है। अगला जो है संघ और राज्य की कार्यपालिका और आपात उपबंध से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपसे पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन से वो पदाधिकारी हैं जिनको हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। तो जिनको संसद लागू मतलब कि अपने पद पे नहीं लाएगी, उनको हटाएगी भी नहीं। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इनके लिए तो भैया संसद की भूमिका होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर देखिए अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। मेरे ख्याल से तो लग रहा है सभी का हो जाना चाहिए। फिलहाल के लिए ऑप्शन डी में जो है केवल 3 ये जो है इनको नहीं हटाया जाता। और केवल 3 में कौन है? तो इनको देख लीजिए ध्यान से, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इनका जो पद है ना वो मतलब कि जो राष्ट्रपति हैं उनके प्रसाद पर्यंत होता है। इसी वजह से शायद संसद की इसमें भूमिका नहीं, जब मन किया लात मार के भगा दो राष्ट्रपति जी का। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, इसका उल्लेख आपको संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में मिलेगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 217 का क्लॉज 1। उच्च या उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा पेश किया जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं हटाए जाते, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत टफ है। आगे देखिए, किसी न्यायाधीश को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उन्हें हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा और इसके साथ साथ उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थन समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में न रखा जाए। मतलब अगर सत्र समाप्त हो गया तब भी टाटा फिक्स हो जाएगा, और उसके बाद जब सत्र में ही सारी चीज़ें हो जाएं, राष्ट्रपति आदेश दे दें, तो फिर उसके बाद समाप्त हो जाता है। उसके पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता। आगे देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के ही समान है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 317 में किया गया है। इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता था एक टाइम पे, और ये वनडे एग्जाम्स में तो सब में पूछ लिया है कि भारत की सबसे जो है मतलब भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। ऑप्शन देखिए, लोक लेखा, प्राक्कलन या फिर लोक उपक्रम या फिर याचिका। तो ये हो जाएगी एस्टिमेट्स कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति। ये ऐसी समिति है जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं। 30 के 30 कहाँ से होंगे? लोकसभा से होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, प्राक्कलन समिति का गठन जो है वो जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर कब हुआ था? 1950 में। मूलतः 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसके सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ा करके कितनी की गई? 30 कर दी गई। ठीक है, 30 के 30 जो सदस्य हैं वो लोकसभा से होते हैं। सामान्यतः आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा से ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। और ये समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। समिति के सदस्य प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं। ठीक है, और 40 से ज़्यादा मिनट की क्लास हो गई है। अब 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद फिर क्लास एंड करेंगे। आगे देखिए, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। इस बार भी महान्यायवादी का क्वेश्चन पूछा गया था 2024 वाले में। ठीक है, जो आरओ का एग्जाम हुआ था स्टेटमेंट में, यहाँ भी देखिए पूछा गया है कि राष्ट्रपति, और ध्यान रखना है अभी सही गलत नहीं, नीचे सही गलत दिया होगा, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, अर्थात योग्य होगा। दूसरा, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। और आप देखिए, पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये जो महान्यायवादी का पद होता है ये कैसा होता है? मेरे ख्याल से प्रसाद पर्यंती है। तो यहाँ देखिए, भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के क्या होते हैं? मुख्य कानूनी सलाहकार और उच्चतम न्यायालय में सरकार के प्रमुख वकील होते हैं। भारत के महान्यायवादी का जो वर्णन है वो आप देखिए अनुच्छेद 76 में किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को मतलब महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मैं बोल रही थी ना प्रसाद पर्यंत ही है, मतलब कि अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जितना मन करेगा, जितना उनको मतलब कि लगेगा कि हाँ इतने योग्य हो, उतना वो पारिश्रमिक वगैरह देंगे। वेतन नहीं मिलता, पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो जो भी साधारण विधेयक होंगे उसी पे होगी। तो ये ऑर्डिनरी क्या लिखा है? लेजिस्लेशन। ठीक है, सामान्य विधेयक। और कहाँ पे दिया गया है? तो ध्यान से देख लीजिए कि हमारे भारत देश के संविधान का अनुच्छेद 108 जो है उसमें संयुक्त बैठक की बातें जो है वो की गई हैं। बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है और इसको बुलाता कौन है। तो बुलाने का काम तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए आगे देखिए। एक साइड आर्टिकल दिया हुआ है, दूसरी साइड प्रावधान। कुछ पता हो या ना पता हो, ये जो अनुच्छेद 61 है ये जरूर जाने रहिए। क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग है। ठीक है, अनुच्छेद 67 का ये देखिए, ये तो इनका हो जाएगा। और ए का 2 कहाँ पे है देख लेते हैं। ए का 2 देखिए 2 में है, कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गए। और तो एक सेकेंड, स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 94 में है या 90 में है? तो आगे हम देखेंगे। अब जैसे ये वाला थोड़ा सा नीचे करें, जैसे इसमें दिया हुआ है कौन से? अनुच्छेद 94, और इसमें ना स्पीकर को हटाने की जो बात है वो की गई है। तो लोकसभा के स्पीकर जो है उनको अनुच्छेद 94 के तहत हटाया जाता है। तो इसको ना हम लोग डायरेक्ट क्या देख लेते हैं? एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। पहले इसका उत्तर जानिए, ऑप्शन सी हो जाएगा।
और इसमें देखिए अनुच्छेद 61 कुल मिला के जो भी फेमस पद हैं उनको हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ वर्णन किया गया है, यही पूछ रहे हैं आपसे। तो अनुच्छेद 61 ये राष्ट्रपति पे महाभियोग यानी उनको हटाए जाने की बातें यहाँ पे हैं। 67 खा में उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की बात है। 94 में स्पीकर को हटाए जाने की बात है। और 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाए जाने की बात है। ठीक है, तो हमने अभी हाल ही में जो यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए पॉलिटी सब्जेक्ट जो है अपने चैनल पे कंप्लीट कराया हुआ था। पूरी एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। और एक छोटा सा मैराथन भी लिया हुआ था, उन्हीं को जो क्वेश्चंस पहले से करवाए हुए थे उन्हीं को कंपाइल करके दे दिया था। ठीक है, तो उसमें हमने पॉइंट्स भी क्लियर कराए थे और MCQ भी करवाया हुआ था। तो लगभग जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, 4 जो है शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, पॉलिटी सब्जेक्ट के लगभग सारे क्वेश्चंस अपनी वीडियोज़ से आए हुए हैं। मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है क्योंकि पहली बार है कि मैंने किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके पूरा एक मतलब सब्जेक्ट का सिलेबस ही करवाया हुआ था। तो 1-2 क्वेश्चन के लिए कसम नहीं खाई जा सकती क्योंकि 1-2 क्वेश्चन का इधर उधर हो गया होगा, पहली बार था। आगे हम और प्रयास करेंगे ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी वीडियो से फंस सकें। फ़िलहाल के लिए मैं काफ़ी खुश थी कि हाँ जो भी चीज़ें पढ़ाई गई थी वो आई हैं। अब जैसे आपने अगर वीडियोस देखा होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन सब के बारे में बताया हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन जब करवा रहे थे तब हमने बताया हुआ था कि भी हाल ही में जगदीप धनखड़ जो हैं वो इस्तीफ़ा दिए हैं, तो क्वेश्चन उनसे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, तो उसका क्वेश्चन तो आप समझ ही सकते हैं, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति के नाम पे ही जो कार्यवाहियाँ हैं वो की जाएंगी, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, आर्टिकल 53। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब कुछ क्या 4-5 क्वेश्चन ही पूछे ही जाते हैं। उनका पॉलिटी का सिलेबस ही ऐसा है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे और जीके में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वहाँ से पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन अगर छोड़ दें तो उसमें लगभग 90% जो क्वेश्चन हैं वो अपनी वीडियो से फंसे हुए हैं। तो मुझे अच्छा लगा, पहली बार था तो इतने क्वेश्चन फंसे हैं। आगे और हम परिश्रम करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैंने पहली बार किसी जो है एग्ज़ाम को टारगेट करके कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ाया हुआ था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा खुशी हो रही थी। मैंने टेलीग्राम पे उसका जो है प्रूफ वगैरह भी दिया हुआ है। हालांकि ये तो छोटी सी बात थी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो को यहीं पर रखेंगे, मतलब कि हमने कहा था 40 मिनट की ही क्लासेस होंगी, लेकिन अब ख़त्म हो रहा था तो हम सोचे 1-2 क्वेश्चन के लिए क्या छोड़ दें। तो आज थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, 46 मिनट्स की हो गई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो पॉइंट्स बताए हैं वो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें और प्लीज़ कम से कम 1-2 फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दिया करिए। हमको भी अच्छा लगेगा अगर हमारा चैनल और थोड़ा बड़ा होगा और सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप लोग जो घटना चक्र हिस्ट्री है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सुबह डेली 11 बजे उसकी क्लास आती है, आप लोग उसके साथ जुड़ जाया करिए। और चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।